नमस्कार, सुप्रभातम। आप देख रहे हो राष्ट्र प्रथम, मैं हूं जिगर। नजर करते हैं हेडलाइन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे और अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सेवानिवृत्त होने से पहले यह स्पष्ट कर दिया कि वह किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होंगे। केजरीवाल ने केंद्र पर बोला हमला, राघव चड्ढा को भी गिरफ्तार कर लो। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर हमला बोला। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर धमाका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर थे। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के पहले चरण का कल उद्घाटन किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने गांधीनगर से वंदे भारत एक्सप्रेस के नए और अपग्रेड वर्जन को भी हरी झंडी दिखाई। एक कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के भारत के लिए, अर्बन कनेक्टिविटी के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। पीएम मोदी ने कहा कि आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण के लिए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को हम गति दे रहे हैं। गुजरात में डबल इंजन की सरकार इसके लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन गांधीनगर से मुंबई सेंट्रल के बीच में सवार होकर निकली थी। उन्होंने ट्रेन में सवार लोगों से बातचीत भी की। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर नई वंदे भारत एक्सप्रेस के आरामदायक और बेहतरीन रेल यात्रा अनुभव के लिए एक नए युग की शुरुआत हुई है। वंदे भारत एक्सप्रेस सबसे बहुप्रतीक्षित नवनिर्मित सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। यह व्यावसायिक रूप से चलाई जा रही है। यह ट्रेन गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की राजधानियों से जोड़ते हुए गांधीनगर और मुंबई के बीच चल रही है। इस ट्रेन की विशेषता के बारे में बात करते हुए पश्चिम रेलवे जोन के सीपीआरओ ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस कई बेहतर सुविधाएं प्रदान करती है, जो यात्रियों को यात्रा के अनुभव और उन्नत सुरक्षा सुविधा जैसे प्रदान करेगी। ठाकुर ने कहा कि ट्रेन में 160 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन की गति है। साथियों, आज का दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं आज गुजरात के लोगों से एक और काम के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मुझे अब मालूम है अभी 2-4 दिन में जब मेट्रो सबके लिए खुली हो जाएगी तो जल्दी जाना देखना बहुत लोग जाएंगे, लेकिन मैं चाहता हूं हमारे 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के बच्चे, हमारे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स रेलवे से, अर्बन मिनिस्ट्री से बात करके, मेट्रो वालों से बात करके जाकर के अध्ययन करें कि इतने गहरी खुदाई करके ये रेलवे स्टेशन कैसे बने होंगे, कितना खर्च करना पड़ा होगा, ये पैसा किसका है? हम देशवासियों का है। एक बार हम ये शिक्षा देते रहेंगे कि काम कैसे हुआ है, कितना बड़ा हुआ है, कितने समय में हुआ है, किस किस प्रकार की टेक्नोलॉजी लगी है, तो हमारे बच्चों के विकास के लिए भी काम आएगा। और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा शिक्षा विभाग से कि मेट्रो स्टेशनों की मुलाकात सिर्फ मेट्रो ट्रेन में सफर करने के लिए नहीं, उनको दिखाया जाए कि ये कैसे बना है, कैसे चलता है, क्या काम करता है, इतना नीचे टनल कैसे बनी होगी, इतनी लंबी लंबी टनल कैसे बनी होगी। उनको एक विश्वास पैदा होगा कि टेक्नोलॉजी से देश में क्या प्रगति हो रही है और उनकी ओनरशिप बनेगी। जब आप मेरे देश की नई पीढ़ी को ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे भविष्य के लिए है, जब एक बार मेरे नौजवान को इस बात का एहसास होगा, वो कभी भी किसी आंदोलन में ऐसी प्रॉपर्टी पर हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा। उसको उतना ही दर्द होगा जितना उसके अपनी घर की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है।
उसकी साइकिल को अगर थोड़ा नुकसान होता है तो जो दर्द होता है वो दर्द उसको मेट्रो को नुकसान होने से होने वाला है। लेकिन इसके लिए हम सबका दायित्व है, हम हमारी नई पीढ़ी को प्रशिक्षित करें, उनकी संवेदनाओं को जगाएं। वंदे भारत कहते ही मां भारती का चित्र मन के अंदर आना चाहिए। मेरी भारत मां के उज्जवल भविष्य के लिए ये वंदे भारत दौड़ रही है, जो वंदे भारत देश को दौड़ाने वाली है। ये मिजाज, ये संवेदनशीलता, ये शिक्षा के नए नए माध्यम, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में व्यवस्था है कि आप बच्चों को उन स्थानों पर ले जाकर के उनको दिखाइए। अगर घर में मटका है तो उसको बताइए कुम्हार के घर ले जाकर के वो मटका कैसे बनाता है। उसे ये मेट्रो स्टेशन भी दिखाने चाहिए, मेट्रो की सारी व्यवस्थाएं समझानी चाहिए। आप देखिए उन बच्चों के मन पर वो भाव बनेगा, उसको भी कभी लगेगा मैं भी इंजीनियर बन जाऊं, मैं भी मेरे देश के लिए कोई काम करूं। ऐसे सपने इनके अंदर बोए जा सकते हैं दोस्तों। इसलिए मेट्रो सिर्फ सफर के लिए नहीं, मेट्रो सफलता के लिए भी काम आनी चाहिए। भाइयों और बहनों, लंबे समय तक हमारे यहां शहरों को जाम से मुक्त करने, हमारी ट्रेनों की गति बढ़ाने के लिए गंभीर प्रयास नहीं हुए। लेकिन आज का भारत स्पीड को, गति को जरूरी मानता है, तेज विकास की गारंटी मानता है। गति को लेकर ये आग्रह आज गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान में भी दिखता है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी में भी दिखता है, और हमारे रेलवे की गति को बढ़ाने के अभियान में भी स्पष्ट होता है। आज देश का रेल नेटवर्क, आज मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन को चलाने के लिए तेजी से तैयार हो रहा है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़ने वाली ये ट्रेनें भारतीय रेलवे की दशा भी बदलेंगे, दिशा भी बदलेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अगले साल अगस्त महीने तक 75 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने के लक्ष्य को हम तेजी से काम कर रहे हैं। भारत की वंदे भारत ट्रेन की खूबी ये है कि ये मात्र 52 सेकंड में, 52 सेकंड में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति पकड़ लेती है। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने सेवानिवृत्त होने से पहले स्पष्ट कर दिया कि न किसी राजनीतिक दल में शामिल होंगे और न ही चुनाव लड़ेंगे। सेवानिवृत्त होने से पहले मलिक ने कहा कि हम किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होने जा रहे और न ही कोई चुनाव लड़ेंगे। मेघालय के राज्यपाल के रूप में मलिक का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इनसे पहले यह अटकलें लगाई जा रही थी कि मलिक राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो सकते हैं, लेकिन बातचीत में उन्होंने इन अटकलों का खारिज करते हुए दावा किया कि वह किसी भी राजनीतिक दल में शामिल नहीं जा रहे। मलिक ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि मीडिया में हमारे राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही है, उसमें बिल्कुल दम नहीं है। हम रिटायर होने के बाद राष्ट्रीय लोकदल तो क्या किसी भी पार्टी में शामिल नहीं होंगे। मलिक ने यह भी साफ किया कि वह कोई चुनाव भी नहीं लड़ेंगे। सेवानिवृत्त होने के बाद भविष्य में अब आप क्या करोगे, इस सवाल के जवाब में मलिक ने कहा कि मैं सिर्फ किसानों की लड़ाई लड़ूंगा। किसानों की लड़ाई जहां होगी वहां जाऊंगा और किसानों को संगठित करूंगा और किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, कोई चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। जो आजकल इशू है किसानों वाला, उस पर तो बोलूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। ये अखबार वाले ऐसा कर देते हैं कि मैं 2 हफ्ते तक ये इंतजार करता हूं कि दिल्ली से कोई टेलीफोन तो नहीं आ रहा। और हालांकि गवर्नर को हटाया नहीं जा सकता, फिर भी जो मेरे शुभ चिंतक हैं वो इस तलाश में रहते हैं कि ये कुछ बोले और ये हटे। कुछ उस पे लिख देते हैं फेसबुक पे
कि गवर्नर साहब जब इतना आप महसूस कर रहे हो तो आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? मैं कहा भाई आपके पिताजी ने बनाया था मुझे, जिसने बनाया था ना तो मैं वोट से बना, मुझे बनाया था दिल्ली में 2-3 बड़े लोग हैं उन्होंने, और मैं उनकी इच्छा के विरुद्ध बोल रहा हूं, तो ये तो मैं जान के बोल ही रहा हूं कि उनको दिक्कत होगी। वो जिस दिन मुझे कह देंगे कि हमें दिक्कत है छोड़ दो, मैं एक भी मिनट नहीं लगाऊंगा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला। दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर मचे घमासान के बीच केजरीवाल ने आशंका जताई कि राघव चड्ढा को गिरफ्तार किया जा सकता है। उनकी यह आशंका ऐसे वक्त आई जब आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्होंने ट्वीट करके ये बताया कि जब से राघव चड्ढा को गुजरात का सह प्रभारी नियुक्त किया है और उन्होंने गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए जाना शुरू किया है, तब से राघव चड्ढा को भी ये लोग गिरफ्तार कर सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का भी कल उन्होंने बात की। बीते 1 वर्ष के मुकाबले में इस साल 15 दिन पहले ही लागू किया जा सकता है। इसमें कई बदलाव को भी शामिल किया है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक प्लान उन्होंने रखा। बीते वर्ष के मुकाबले इस बार 15 दिन पहले लागू कर दिया जाएगा। कई बदलाव भी इसमें कराए गए हैं और अब 3 दिनों के पूर्वानुभाव के आधार पर प्रदूषण करने वाली गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है। केजरीवाल ने कहा कि पहले के चरण में निश्चित स्तर पर पहुंचने के लिए रोक लगाई जा सकती है। विशेषज्ञों का दावा है कि समय से ग्रेप लागू होने से प्रदूषण नियंत्रण में मदद मिलेगी। ये दोनों बातें उन्होंने कल ट्विटर के जरिए और अपनी एक प्रेस वार्ता के जरिए मीडिया के सामने रखी थी। दिल्ली वालों ने, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके पिछले 7 साल में, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हम सब लोगों ने मिलके दिल्ली में प्रदूषण से निजात पाने के लिए कई उपाय किए हैं और काफ़ी मेहनत की है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि भारत सरकार का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, NCAP, भारत सरकार का इंडिपेंडेंट हो गया एक तरह से। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 के मुकाबले 2021-22 में, यानी पिछले 4 साल में दिल्ली के वायु प्रदूषण में काफ़ी सुधार हुआ है और PM10 लेवल 18.6% नीचे आया है। तो प्रदूषण में सुधार हुआ है, प्रदूषण और खराब नहीं हुआ। हॉटस्पॉट्स, दिल्ली में 13 हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई है। वहाँ पे कड़ी नज़र रखी जाएगी और तरह तरह के उपाय किए जाएंगे वहाँ पे पोल्यूशन को कम करने के लिए। 14वां पॉइंट, संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप लागू किया जाएगा। इस ग्रैप में एयर क्वालिटी के 3 दिन के फोरकास्ट किया जाएगा और पिछले सालों की तरह इस साल भी दिल्ली में ग्रैप का सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जाएगा। हम सब जानते हैं कि दिल्ली की, ऐसा नहीं है कि दिल्ली की हवा अलग है, उत्तर प्रदेश की अलग है, हरियाणा की अलग है, पंजाब की अलग है, जम्मू कश्मीर की अलग है। हवा तो इधर से उधर चली जाती है, उधर से इधर चली जाती है। जब तक हम सारे मिलके कदम नहीं उठाएंगे, कंधे से कंधा मिला के लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक सफल नहीं होंगे। तो हमारा प्रयास रहेगा, हम भारत सरकार के साथ मिलके, CAQM के साथ मिलके, NCR के सभी राज्यों के साथ मिलके प्रदूषण को कम करने की कोशिश करेंगे। मेरी सभी पड़ोसी राज्यों से निवेदन है कि जितने व्हीकल दिल्ली में आते हैं वहाँ से कोशिश करें वो ज़्यादा से ज़्यादा या तो CNG हों या इलेक्ट्रिक हों। दूसरा, पड़ोसी राज्य भी अपने अपने यहाँ, जैसे मैंने कहा, हमने इंडस्ट्रियल यूनिट्स में पाइप्ड नेचुरल गैस कर दी है, वो भी अपने यहाँ इंडस्ट्रियल यूनिट्स में जो प्रदूषण करने वाला फ्यूल है उसको रोकें और पाइप नेचुरल गैस कर दें। उनसे ये भी निवेदन है, उनके जो ईंटों के भट्ठे हैं उससे भी काफ़ी पोल्यूशन होता है, उसकी जगह वो जिगजैग टेक्निक होती है जिससे ईंटें बनाई जा सकती हैं, उसको इस्तेमाल करें। और डीजल जनरेटर के ऊपर प्रतिबंध लगाया जाए। NCR के इलाके में कम से कम 24 घंटे बिजली का इंतजाम हो ताकि लोगों को डीजल का उपयोग ना करना पड़े। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब दिल्ली वासियों के साथ मिलके इस बार भी हम प्रदूषण पे काबू पाने में सफल होंगे।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस वार्ता में कहा कि कांग्रेस का इतिहास ही विघटनकार रहा है। इस पार्टी का कोई सिद्धांत नहीं, एक व्यक्ति एक पद की बात कही जा रही है और पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक कांग्रेस के नेता दो पदों पर काबिज रह चुके हैं। त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा के आवास में बैठकों का दौर चालू है और कोई न कोई गुल खिलेगा ऐसी आशंका भी है। भाजपा कांग्रेस में तोड़फोड़ कर रही है। इस पर त्रिवेदी ने कहा कि जब भाजपा नहीं थी उस समय भी कांग्रेस का विघटन होता था। देश विदेश में महंगाई के दौर से गुजर रहा है। विश्व के 65 देशों में भारत से ज्यादा महंगाई की दर हो रही है। इसके बावजूद देश का विकास जारी है। स्थिति यह है कि एक उनका युवा नेता है जो अमेठी से विस्थापित नेता है, वो पद लेना नहीं चाहता। दूसरा राजस्थान का स्थापित नेता है जो पद देना नहीं चाहता। और इन दोनों के बीच में जो घमासान है, मुझे लगता है लेने देने के चक्कर में इस समय कांग्रेस को लेने के देने पड़ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है जब उनका हाउसी ऑर्डर में नहीं है और उनका सारा फोकस इस समय आंतरिक सत्ता संघर्ष के बीच में है कि वो कौन किस प्रकार से एक दूसरे के बीच में शहमात का खेल करते हुए अपना सत्ता का केंद्र स्थापित कर ले, और हमारा पूरा फोकस सेवा के ऊपर है। और ये भी मैं ऑन द लाइटर नोट कह दूं, आपने शायद भारत के इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण नहीं देखा होगा कि जिस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जिसका नाम प्रस्तावित हो और वही बागी की श्रेणी में आ जाए। ऐसा अद्भुत उदाहरण आपने पूरे भारत के इतिहास में नहीं देखा होगा जो कांग्रेस पार्टी ने यहां पर देने का प्रयास किया है। इसलिए मैं यह कह सकता हूं कि कांग्रेस की कथनी और करनी दोनों से हिमाचल की जनता पूरी तरीके से क्षुब्ध और मोहभंग है, और दूसरी तरफ हमारी सरकार के विकास कार्यों के आधार पर और केंद्र सरकार के द्वारा उसको दिए जा रहे सहयोग के आधार के ऊपर वो निश्चित रूप से अगले विधानसभा चुनाव में निर्णायक जनादेश भारतीय जनता पार्टी को देंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक जहां भी उनके प्रदेश अभी हैं, ओल्ड पेंशन को लेकर क्लैरिटी उस तरह की नहीं है जो कांग्रेस शासित राज्य कर रहे हैं। हिमाचल में इशू था, यहाँ कांग्रेस ने वादा किया हुआ है कि जैसे ये सरकार आएगी 10 दिन के अंदर ओल्ड पेंशन को बहाल करेंगे। क्या कोई नेशनल पर्सपेक्टिव में बीजेपी ने कोई डिस्कशन किया है कि ओल्ड पेंशन का इशू कितना इफेक्टिव है? क्योंकि जिन राज्यों में आप लोग जीते अभी चुनाव, वहां भी ये इशू था, वहां भी इग्नोर किया गया। मैंने सिर्फ ये कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी का शब्द मैंने पहले कहा। ये बताइए, यही तो उनके साथ समस्या है। ये बताइए कितने राज्यों में दे दिया उन्होंने? अनेक राज्यों में दिया था। और 10 दिन याद करिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 10 दिन नहीं बोला था, ये बोला था 1 2 3 4 10 दिन के अंदर किसानों का सारा कर्जा माफ, नहीं तो बदल दूंगा। 4.5 साल हो गए। हाँ, इसीलिए मैं कह रहा हूं पर उपदेश कुशल बहुत है, ये उनके ऊपर आचरण पे लागू होता। और यहीं पर मैं ये भी बता दूं, वो कथनी करनी में क्या अंतर है। वो जब भाषण देते हैं, अभी अध्यक्ष पद पे क्या कहा कि एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत, ये राहुल गांधी जी बोले ना। भाई आपकी पूरी पार्टी नहीं, आपकी पूरी वंश परंपरा इसके विरुद्ध रही है। सोनिया गांधी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन के रूप में सुपर प्रधानमंत्री का पद भी रखा। पीवी नरसिम्हा राव ने दोनों पद अपने पास रखे। राजीव गांधी जी ने दोनों पद अपने पास रखे। इंदिरा जी ने दोनों पद अपने पास रखे। नेहरू जी तो स्वतंत्रता के बाद जब पुरुषोत्तम दास टंडन जीत के आ गए थे अध्यक्ष का पद, तो उसे रिजाइन कर। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में धमाका हुआ। इसमें 19 लोगों की मौत हुई, 27 लोग घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया। इसी महीने में होने वाला तीसरा सबसे बड़ा धमाका था। इसके पहले एक मस्जिद में और रूसी एम्बेसी के बाहर धमाका हुआ था। हमला अफगान के नॉर्थ रीजन के एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर हुआ था। हमला आत्मघाती था। फिलहाल किसी आतंकवादी संगठन ने अब इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। यहाँ ज्यादा आबादी हजारा मतलब कि शिया मुस्लिमों की जाति मुस्लिमों की है। यह समूह पिछले कुछ महीनों से लगातार आतंकियों के निशाने पर है। एक आत्मघाती हमलावर ने इंस्टीट्यूट में विस्फोट किया और मरने वाले लोगों की संख्या 19 तक पहुंच चुकी है। इसमें स्टूडेंट भी शामिल है। पुलिस ने कहा कि धमाके के बाद इंस्टीट्यूट
और उसके आसपास के इलाके में सुरक्षा बल को तैनात किया गया है। मामले की जांच जारी है और अब तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। कहाँ जा रहे हो? दुकान पर बैठो और इसे आगे बढ़ाओ। पापा, दुकान आगे बढ़ाने के लिए मुझे दुकान पे बैठने की जरूरत नहीं है। बस बातें करवा लो इनसे। थोड़ा सा ऊपर और। लो जी मैडम, आपके 4 किलो लड्डू। बेटा इनके लड्डू पैक कराओ। क्यों पापा, बढ़ गई ना दुकान आगे? हाँ बेटा, अब तक सबकी खुशी के लिए मिठाई खिलाई है, मगर आज अपने बेटे के हुनर के लिए खुद खाऊंगा। जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU, इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमास जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। मस्त मास्क पहना रे तूने। थैंक यू सर। वो जान बचाने के लिए पहनना पड़ता है ना सर। रेडीमेड है या टेलर मेड है? ऑनलाइन ऑर्डर किया है सर। एक और है ना सर? देना। बहुत मस्त लगे आपको। ये ना सर। सर ना भाई, जान बचाने के लिए बाइक चलाते वक्त सिर्फ खोपड़े पे मास्क पहनेगा तो खोपड़े को कौन बचाएगा? समझ गया सर। हेलमेट ऑनलाइन ऑर्डर कर, वरना हमेशा के लिए ऑफलाइन हो सकता है। ओके सर। ये ले। चल हम ये भी ऑनलाइन भर दे। हेलमेट पहने, ट्रैफिक नियमों का पालन करे, जिंदगी के सफर को सुरक्षित रखे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रमाबाई अंबेडकर मैदान में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय और बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए जेल भरने के लिए तैयार रहे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि जेल भरने के लिए तैयार रहे। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को सत्ता से हटाने और लोगों को न्याय दिलाने के लिए जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा। अखिलेश यादव ने लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पदभार संभालने के बाद लखनऊ में पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में संबोधित किया था। अखिलेश यादव ने कहा था कि आपने यही जिम्मेदारी उन समय थोपी है जब लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। भले ही हम समाजवादियों को भाजपा सरकार के खिलाफ संघर्ष में जेलों में जाना पड़े, हम जाएंगे। समाजवादी संघर्ष से नहीं डरते। समाजवादी खुद चलते हैं और साइकिल भी चला के जा सकते हैं, धरना दे सकते हैं। रमाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजित कार्यक्रम में अपने पिता और पार्टी के सपा के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नेताजी ने कहा था कि जब न्याय ना मिले तो यही एकमात्र रास्ता है। इस दौरान अखिलेश यादव ने एक बार फिर लोहिया और अंबेडकर के विचारधाराओं के जरिए पार्टी के वोट बैंक का विस्तार करने और पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों को एकजुट करने का आह्वान भी किया। अगर ये मुकाबला किया होता और अपने पक्के बूथों पे अगर 2%, 3% भी वोट बढ़ा दिया होता तो इतनी बेईमानी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती, समाजवादियों की सरकार उत्तर प्रदेश में होती। इसलिए कल भी किसी साथी ने कहा था कि अपना बूथ सबसे मजबूत बनाना पड़ेगा।
एक भी वोट बटना नहीं चाहिए। पूरे देश की राजनीति को दिशा देगा उत्तर प्रदेश, और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए साजिश षड्यंत्र और न जाने कौन सी नई चीज लेकर के आएंगे बीजेपी के लोग। अखिलेश यादव ने साइलेंट वोटर को लेकर कहा कि कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा माताओं बहनों के बीच जाएं, क्योंकि सबसे ज्यादा घटनाएं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बार फिर ब्याज दरों में 0.50% की बढ़ोतरी करने किया है और इसे रेपो रेट बढ़कर रिकॉर्ड में 5.90% तक पहुंच चुका है। इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। रेपो रेट में बढ़ोतरी के कारण ऑटो लोन, होम लोन और पर्सनल लोन की ईएमआई के रूप में आपको ज्यादा पैसा चुकाना पड़ेगा। इस बीच ग्राहकों के लिए यह राहत भरी खबर हो सकती है। इस बीच महंगाई दर 6% के करीब आसपास रह सकती है। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी में वृद्धि दर का अनुमान 7.2% से घटकर 7% कर दिया है। इसके कारण ग्लोबल महंगाई के कारण निर्यात में कुछ कमी आने की आशंका पर और रेपो रेट में बढ़ोतरी के कारण कुछ घरेलू सेक्टर में मांग में कमी आने की आशंका हो सकती है। हालांकि इस वर्ष पूरे देश में पहले बारिश की कमी और बाद में ज्यादा बारिश के कारण फसलों को हुआ नुकसान के कारण भी ऐसा हो सकता है। तेज महंगाई से जूझ रही दुनिया भर की सरकारों ने महंगाई में कमी लाने के लिए रेपो रेट बढ़ाने के आजमाए नुस्खे भी आजमाए हैं। इसके पहले अमेरिका और यूरोपीय देशों की सरकारों ने अपने यहाँ रेपो रेट में बढ़ोतरी की थी। अमेरिका ने हाल ही में रेपो रेट में 75 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। इसमें भारतीय रुपये पर दबाव बढ़ रहा था। आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में वृद्धि का एक कारण यह भी माना जा सकता है। आर्थिक जानकारों का मानना है कि देश में घरेलू महंगाई की दर में कमी आ रही है, लिहाजा त्योहारों का सीजन देखते हुए मांग को बनाए रखने के लिए इस बढ़ोतरी को 1 महीने के करीब टाला जा सकता था। रेपो रेट में बढ़ोतरी के कारण ऑटो और होम लोन महंगे हो जाएंगे। इसके लोग इन क्षेत्रों में निवेश करने से पीछे हट सकते हैं। जो कोई रेंज की गाड़ी खरीदना चाहता था या नए भवन की खरीदारी की योजना बना रहा था, इसमें इन सेक्टरों में मांग में कमी आ सकती है। Expectations and contain the second round effects. This action will support the medium-term growth prospects of our economy. Accordingly, the MPC decided to increase the policy repo rate by 50 basis points to 5.9% and to remain focused on withdrawal of accommodation while supporting growth. Now, let me step back a little and elaborate on our monetary policy stance. Monetary policy had moved from neutral to accommodative stance in June 2019. At that time, repo rate was 5.75%. Headline CPI inflation was hovering around 3% and was expected to be in the range of 3.4 to 3.7% in the second half of 1920, and liquidity was in deficit mode with an average daily injection of 0.3 lakh crore in May 2009 under the Liquidity Adjustment Facility, that is LAF. Today, inflation is hovering around 7% and we expect it to remain elevated at around 6% in the second half of this year. Liquidity remains surplus with average daily net absorption of rupees 1.1 lakh crore under the LAF in September 2022, and this is up to 28th September. As government expenditure picks up on the back of high GST and direct tax collections, the system liquidity will go up further. Thus, even as the nominal policy repo rate has been raised by 190 basis points so far, including the प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात में एक एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपना काफिला रुकवा दिया। पीएम मोदी को अहमदाबाद से गांधीनगर जा रहे थे। मोदी को एक रोड पर एम्बुलेंस रुकी नजर आई।
उन्होंने तुरंत अपने सुरक्षा कर्मियों को अपना काफिला रोककर एम्बुलेंस को निकलने देने का निर्देश दिया। इस दौरान कुछ देर उनके काफिले के वाहन रुके रहे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में सभा के बाद गांधीनगर की ओर जा रहे थे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के गढ़ कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर गरजा है। यह बुलडोजर ने सपा कार्यालय को ढहा दिया। बताया जा रहा है कि बुलडोजर चलाने से पहले ही जिला पंचायत ने सपा जिला अध्यक्ष को नगर कार्यालय खाली करने के लिए नोटिस दिया था। कार्यालय खाली कराने के बाद उस पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। पल भर में कार्यालय मलबे में तब्दील हो चुका है। मलबे को 7 दिन के अंदर हटाने का निर्देश भी दिया गया है। सपा कार्यालय के मलबे को हटते ही खाली जमीन पर जिला पंचायत शहरवासियों के लिए बड़ा बहुउद्देशीय मॉल तैयार करेगा। इसके लिए योगी आदित्यनाथ सरकार 18 बड़ी कंपनियों की मदद लेगी। मॉल तैयार करने के लिए पहले नक्शा बनाया जाएगा, उसके बाद उसके पास होते ही मॉल को आकार देने का काम शुरू किया जाएगा। उधर सपा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव का कहना है कि जिला पंचायत से भाड़े पट्टे पर यह जमीन ली गई थी। इस साल अगस्त तक का किराया भी जमा था, फिर भी कार्यवाही की गई है। कार्यवाही से सपाइयों में काफी रोष व्याप्त है। आपको बता दें कि साल 2004 में सपा कार्यालय के लिए देवी रोड स्थित जिला पंचायत के पुराने भवन को आवंटित किया गया था। इसके बाद जिला पंचायत के अधिवक्ता अनिल राठौड़ ने इंस्पेक्शन लिया, जिसमें आवंटन की शर्तों का पालन नहीं पाया गया, जिसके बाद जिला पंचायत ने पहले नोटिस जारी किया, उसके बाद कार्यवाही करते हुए भवन को ढहा दिया। आपको बता दें कि सपा कार्यालय का भवन पूरी तरह जर्जरित हालत में था, जिसको दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता था। ऐसे में जिला पंचायत ने भवन को खाली कराने के बाद उसे ढहा दिया। अब जल्द ही योगी आदित्यनाथ सरकार मलबे के साफ होते ही मॉल की मैपिंग करेगी और मैनपुरी वासियों को अपना मॉल मिलेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना भदौरिया की माने तो मॉल और पार्किंग बनने से शहर के लोगों को बड़ी आसानी हो जाएगी। 90 साल पट्टे दिया गया था, जो शासन ने निरस्त कर दिया है, उनको नोटिस दिया गया खाली करने के लिए, जो उसमें खाली करते रहे। अभी आप लोग यहाँ पहुँचे हैं खाली कराने के लिए? हम लोग आए थे, लेकिन लोगों ने अपने स्तर से खाली कर दिया है। मतलब आपको बल प्रयोग नहीं करना पड़ा? नहीं, कुछ नहीं, सब शांति। तमाम फोर्स लगा है यहाँ पर? नहीं, आए थे हम लोग, नहीं खाली करेंगे, खाली कराए, लेकिन हम लोग आए तो अपने खाली कर रहे थे और खाली कर दिए। आपकी देखरेख में खाली हो गया? नहीं, पूरा प्रबंध लोग रहा, किसी देखरेख से मतलब ही नहीं था, ऑलरेडी खाली कर रहे थे पहले से। 1994 में समाजवादी पार्टी को जिला पंचायत मैनपुरी से और मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग लखनऊ से पट्टा मिला था 99 साल के लिए। जो शासन ने गलत नीति से पट्टा हमारा खारिज कर दिया है, जबकि हमारा वहाँ पर नगर कार्यालय चल रहा है। नगर कार्यालय के लिए हमें ज़मीन मिली थी और वहाँ कार्यालय आज भी चल रहा था। उनका कहना है कि ऐसा कुछ कंडीशनल था कि इनके पास अब कार्यालय आ गया है तो ये कार्यालय काम का नहीं है और इसलिए उनने वो आवंटन नहीं, हमारा वहाँ नगर कार्यालय चल रहा है। इसको लेकर आप क्या आगे अगला कदम उठाएं? हम लोग गए हैं हाई कोर्ट में, हमने दरवाजा खटखटाया है। मैं चाहते हैं हम लोगों को न्याय मिलेगा। क्या मांग लेके गए हाई कोर्ट? यही न्याय मांग लेके गए हैं हम कि मुझे जो नगर कार्यालय चल रहा है वो हमारा, उनका पट्टा जो उन्होंने निरस्त किया है हमारा, वो बहाल किया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 15 सूत्री शीतकालीन कार्य की घोषणा की। केजरीवाल ने कहा कि सरकार द्वारा 2020 में इलेक्ट्रिक वाहन नीति लाने और 24 घंटे बिजली आपूर्ति करने समेत अन्य कदम उठाने के पिछले 4 वर्ष में वायु प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। केजरीवाल ने कार्य योजना की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार इस साल करीब 5000 एकड़ जमीन पर पराली के निपटाने के लिए पूसा जैव का छिड़काव किया जाएगा। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 233 एंटी स्मोक गन और 150 मोबाइल एंटी स्मोक गन चलाएगी।
सरकार ने एक हरित कक्ष भी बनाया है, उसमें 9 वैज्ञानिक विशेषज्ञ भी रहेंगे जो स्थिति पर नजर बनाए रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने भारतीय प्रायोगिक संस्थान खड़गपुर के साथ वायु गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए एवेन्यू में नियंत्रण केंद्र बनाया है। केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने खुले में कचरा जलाने के लिए और रोकने के लिए 611 दल गठित किया है और वह धूल रोगी अभियान चलाएगी। सरकार ने पटाखों पर प्रतिबंध लागू करने के लिए दलों का गठन किया है। केजरीवाल ने कहा कि इसके अलावा सरकार ई कचरा पार्क भी बना रही है, जहां राष्ट्रीय राजधानी से एकत्रित किए गए इलेक्ट्रॉनिक कचरे का शोधन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण से निपटने के लिए राजधानी क्षेत्र के पड़ोसी शहरों, केंद्र और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के साथ मिलकर काम करना चाहती है। केजरीवाल ने कहा कि मैं पड़ोसी शहरों से भी 24 घंटे बिजली मुहैया करवाने का अनुरोध करता हूं, क्योंकि डीजल के जनरेटरों का इस्तेमाल न हो, जैसे कि दिल्ली में उद्योगों द्वारा पाइप से प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह राज्यों को भी ऐसा करना चाहिए। मेहनत की है और उसका नतीजा ये हुआ है कि भारत सरकार का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, NCAP, भारत सरकार का इंडिपेंडेंट हो गया एक तरह से। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 के मुकाबले 2021-22 में, यानी पिछले 4 साल में दिल्ली के वायु प्रदूषण में काफ़ी सुधार हुआ है और PM10 लेवल 18.6% नीचे आया है। तो प्रदूषण में सुधार हुआ है, प्रदूषण और खराब नहीं हुआ। इस बारे में अब हमने दिल्ली वालों ने मिलकर पिछले 7 साल में कई कदम उठाए, लेकिन मैं 10 जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप्स हम सब ने मिलकर उठाए जिसकी वजह से प्रदूषण पे असर पड़ा, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। हम सब लोगों ने मिलकर किया है, सभी दिल्लीवासी, 2 करोड़ दिल्लीवासी इसके बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले दिल्ली में पहले आप जानते हैं कि बिजली खूब जाया करती थी। जब बिजली जाती थी तो जनरेटर चलते थे तो पोल्यूशन होता था डीजल का। जब से हमारी सरकार बनी है हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली की सप्लाई कर दी, तो अब जनरेटर चलने बंद हो गए। इस एक कदम की वजह से इतना पोल्यूशन कम हुआ है। दूसरा, दिल्ली में 2 थर्मल पावर प्लांट थे। ये इनसे महीन वो फ्लाई ऐश जो होती है वो निकलती थी और उसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन होता था। ये दोनों थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए, कहीं और से हमने बिजली का इंतजाम कर लिया। अब दिल्ली एक मॉडल राज्य बन गया है जहां कोई भी कोल आधारित थर्मल पावर प्लांट नहीं है। इसकी वजह से भी पोल्यूशन पे काफ़ी असर पड़ा। डस्ट पोल्यूशन को हमने बहुत सख्ती के साथ निपटा है। जितने कंस्ट्रक्शन साइट्स थे वहाँ पे जहाँ भी पता चला, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, चाहे किसी बिल्डिंग की हो रही है, मकान की हो रही है, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन साइट्स थे, जहाँ भी गड़बड़ पाई गई कि पोल्यूशन हो रहा है, वहाँ भारी जुर्माना किया गया और सभी नए कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए, कि ऐसे नहीं कि एक बार गए और उसके बाद वापस आ गया और फिर उन्होंने दोबारा पोल्यूशन करना चालू कर दिया। रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया है जिससे पता चलता रहता है कि उस साइट के ऊपर पोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। चौथी चीज, जितनी रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज हैं वहां पे पहले बहुत ही प्रदूषण करने वाला फ्यूल इस्तेमाल किया जाता था, सबको बदल दिया। सारी रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज में अब PNG इस्तेमाल होता है, पाइप्ड नेचुरल गैस। वो पोल्यूशन नहीं करता। इसके लिए मैं सभी इंडस्ट्री वालों को भी बधाई देता हूं। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। Amazon Great Indian Festival starting 23rd September. रमेश के घर बड़ा वाला टीवी आया, पम्मी जी ने लेटेस्ट फैशन सबको दिलाया, चंचल ने भी नया फोन बढ़िया डील में पाया। अरे बोलो बोलो पूरे मोहल्ले को जानना है। Amazon से लिया, Amazon से लिया, Amazon, Amazon, Amazon। आ रहा है Amazon Great
फेस्टिवल, बड़े ब्रांड्स पर बड़ी डील्स, नो कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट 23 सितंबर से लिया। जब सोच सुंदर होगी तभी तो देश सुंदर होगा। JSW Paints, think beautiful। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दरअसल केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर ट्वीट के जरिए इस बात की आशंका जताई। केजरीवाल ने गुजरात चुनाव से इसे जोड़ते हुए कहा कि इस केस में और भी आरोपी और गिरफ्तार किया जाएगा। यह भी पता नहीं है कि लेकिन इसकी तैयारी की जा चुकी है। केजरीवाल ने ट्वीट किया और कहा कि जब से राघव चड्ढा को गुजरात का सह प्रभारी नियुक्त किया है और उन्होंने गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए जाना शुरू किया है, उसके बाद हम सुन रहे हैं कि राघव चड्ढा को भी ये लोग गिरफ्तार करेंगे। झारखंड कैबिनेट की बैठक में 30 प्रस्तावों की स्वीकृति मिल चुकी है। इन प्रस्तावों में कई अहम फैसले शामिल हैं। वह फैसले में कुष्ठ रोगियों के लिए आवास योजनाओं का भी सहमति मिल चुकी है। रांची जिले के नगरी के मुड़मा में कुष्ठ रोगी के लिए आवास का निर्माण कराने का फैसला किया गया है, जिसकी लागत 33,000 करोड़ रुपए के आसपास आएगी। 180 मदरसा और 11 संस्कृत विद्यालयों के लिए शिक्षकों के पेंशन और नवीन अंशदायी पेंशन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई है। खूंटी जिले में 100 बेड का क्रिटिकल केयर हेल्थ सेंटर भी बनाया जाएगा। इसकी लंबे समय से मांग रही थी। कैबिनेट में जमशेदपुर में अंतरराज्यीय बस पड़ाव बनाने का भी फैसला किया गया है। PPP मोड पर चलाया जाएगा। इसके साथ ही रांची सड़क 4 लेन करने का भी फैसला लिया गया है। राज्य सरकार पर 18,000 करोड़ रुपए का खर्च होगा। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड को श्रेणी 2 के तहत बालूघाट के संचालन के लिए 16 अगस्त 2022 से 3 वर्ष के लिए अवधि पर भी विस्तार दिया गया है। राज्य में श्रेणी 2 के बालूघाटों को संचालन का जिम्मा झारखंड खनिज विकास निगम लिमिटेड को 3 वर्ष के लिए अवधि के विस्तार के लिए दिया जाएगा। पहले भी इन बालूघाटों को इस माध्यम से चलाया जा रहा था, जिसकी अवधि को अब बढ़ा दिया गया है और खूंटी और सायरा किला में क्रिटिकल केयर अस्पताल भी बनाया जाएगा। साथ ही में झारखंड फ्लाइंग इंस्टीट्यूट के गठन की स्वीकृति दी गई है। बिहार में कानून व्यवस्था पर उठते ही रहते हैं सवाल। अब इन सवालों के बीच बिहार के वैशाली से चौंकाने वाली खबर आ रही है। बता दें कि बिहार के वैशाली में जेल में सजा काट रहे कैदियों ने सरकारी अस्पताल को कोठा बनाकर रख दिया। एक कैदी ने अस्पताल के कैदी वार्ड में कॉलगर बुलाई और उनके साथ वहीं पर रंगरेलियां भी मनाई। बता दें कि हाजीपुर के सदर अस्पताल से जुड़ा हुआ ये मामला है। यहाँ कैदी वार्ड में जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था। सभी अचानक वहीं पे पहुंचे और इनकी पोल खुल चुकी थी। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच सचिन पायलट खेमा कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। भले ही
इस वाक्य के बाद सचिन पायलट के भविष्य को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन पायलट खेमा घटनाक्रम को अपने लिए पॉजिटिव मान रहा है। पायलट खेमे की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि इस घटनाक्रम के उनके खेमे में एक नई जान फूंक दी है। पायलट खेमे का मानना है कि पिछले समय से जिस तरह से हालात राजस्थान में बने हुए हैं, उसको देखते हुए उनके लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। 2020 में मानसर जाकर बगावत करने के बाद पायलट खेमा राजस्थान की राजनीति में बैकफुट पर था। लगातार सीएम अशोक गहलोत इस दौरान सरकार गिराने की बात करते हुए सचिन पायलट और उनके समर्थकों में विधायकों पर निशाना साधते रहे हैं। वहीं गहलोत गुट ने बाकी मंत्री और विधायक भी पायलट खेमे के नेताओं पर निशाना साधते रहते हुए लगभग 2 साल पूरी तरह शांत रहने के बावजूद बगावत का टैग पायलट खेमे का पीछा नहीं छोड़ रहा। एक घटनाक्रम के बाद अब पायलट खेमे में यह टैग धुंधला होता नजर आ रहा है। घटनाक्रम को देखे जाने के बाद बगावत का टैग अब अशोक गहलोत और उनके विधायकों पर लग चुका है। आलाकमान के पर जाकर इस्तीफा सौंपने की बात भी बीच में आ रही थी और इस घटनाक्रम के बाद अब तक बैकफुट पर रहने वाला पायलट गुट अभी फ्रंट फुट पर नजर आ रहा है। पायलट गुट के विधायकों और नेताओं का कहना है कि यह उनके लिए एक हार जीत से काफी कुछ नहीं है। भारत का युवा सचिन पायलट जिंदाबाद, भारत का युवा सचिन पायलट जिंदाबाद, कांग्रेस का नेता युवा सचिन पायलट, भैया साइड होके बताओ ना, आगे घुस जाओ ना, मिलेगा युवा सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, हम दोनों साथ हैं, सचिन पायलट जिंदाबाद, और भी लोग हैं। भारत का भविष्य, भारत का भविष्य सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, भारत का युवा सचिन पायलट जिंदाबाद, भारत का युवा सचिन पायलट जिंदाबाद, कांग्रेस का नेता युवा सचिन पायलट, भैया साइड होके बताओ ना, आगे घुस जाओ ना, मिलेगा युवा सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, हम दोनों साथ हैं, सचिन पायलट जिंदाबाद, और भी लोग हैं। भारत का भविष्य, भारत का भविष्य सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, भारत का युवा सचिन पायलट जिंदाबाद, भारत का युवा सचिन पायलट जिंदाबाद, कांग्रेस का नेता युवा सचिन पायलट, भैया साइड होके बताओ ना, आगे घुस जाओ ना, मिलेगा युवा सचिन पायलट जिंदाबाद, सचिन पायलट जिंदाबाद, हम दोनों साथ हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग से 332 आबकारी सिपाहियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया। सीएम योगी ने शारदीय नवरात्र के अवसर पर नियुक्ति पत्र की बधाई देते हुए कहा कि ये राज्य सरकार के मिशन रोजगार का अंग है। आरक्षण के सभी नियमों का पालन करते हुए यह नियुक्ति पारदर्शी तरीके से पूरी हुई है। पिछले 5.5 साल में 5 लाख से अधिक युवाओं को शासन की सेवाओं से जोड़ने का कार्य किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में 30% बालिकाओं का भी चयन हुआ है। यह नवरात्र के अवसर पर एक हर्ष का विषय है। सीएम ने कहा कि जहरीली शराब से समाज को अवगत कराया जाए और उन्हें बचाने का कार्य महत्वपूर्ण है। डिस्टिलरी में सिर्फ शराब के लिए अल्कोहलिक नहीं है, बल्कि दवाओं के लिए भी उनका उपयोग होता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5.5 वर्ष में 33 से अधिक डिस्टिलरी लगवाई है। 70 वर्षों में जितनी लगी है उसके आधे से अधिक हमने 5.5 वर्ष में लगाई है। उसके ज्यादा 25 करोड़ की आबादी वाले राज्य में व्यवस्था कानून के हिसाब से चले लोगों के लिए आश्चर्य का विषय भी है। आबकारी विभाग में इस बात को तय भी किया है कि पर्व शांति तरीके से त्यौहार भी मनाए जाए। सीएम ने कहा कि आज मिलावट शराब के पिलाने की दुस्साहस नहीं कर सकते। अगर कहीं कोई दुस्साहस हुआ तो बहुत सारे लोग आज जेल में सड़ रहे हैं।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की जमकर आलोचना की। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि उनमें व्यवस्थित गंभीरता का अभाव है। राहुल गांधी जिम्मेदारी से बिना सत्ता हासिल करना चाहते हैं और राजनीति के लिए उपयुक्त नहीं है। बात करते हुए शर्मा ने कहा कि वह 2 दशकों से अधिक समय तक कांग्रेस में थे। तब उन्होंने पार्टी के नेतृत्व से कहा था कि राहुल गांधी बिना किसी सुधार के पूर्वोत्तर के राज्य असम को खो देंगे। वही एक बार शर्मा ने कहा कि पहली बात है कि राहुल गांधी राजनीति के लिए फिट नहीं है। संभवतः उन्होंने जो काम नहीं करना चाहिए वह वो कर रहे हैं। शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी कभी कभी बीच बीच मीटिंग छोड़कर जॉगिंग कर लेते हैं और अपने व्यायाम के लिए जा सकते हैं, या अचानक कमरे में आधे घंटे के बाद सो जाते हैं। उनमें कोई व्यवस्थित गंभीरता नहीं है। शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार और अमेठी से हार के लिए नैतिक जिम्मेदारी भी ली थी और अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया था, लेकिन पार्टी को महत्वपूर्ण फैसले लेना जारी रखते हैं। असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी ने नैतिक जिम्मेदारी ली थी। पार्टी मेरे नेतृत्व में लोकसभा चुनाव हार गई है, इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनूंगा, लेकिन आज पार्टी कौन चला रहा है वो भी देश देख रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अमेठी वालों के लिए खजाना खोल दिया है। अपने 1 दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने जिले वालों को 25 करोड़ की सौगात दी। इसके पहले स्मृति ईरानी ने कादूनाला वन्य क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही में कलेक्टर परिसर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के साथ ही 25 करोड़ की जिला पंचायत रिसोर्ट सेंटर व 105 अन्य योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुसाफिर खाना के काटूदाला क्षेत्र के उन्होंने सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत पौधारोपण किया। उसके बाद गौरीगंज मार्ग से परिसर में पहुंचे थे और जहां रास्ते में नंदमहर, रामगंज आदि जगहों पर उनका पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश बटियारा ने अगुवाई की और पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत भी किया। कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में है। राहुल गांधी ने इस यात्रा को आम जनता की आवाज सुनाने का एकमात्र जरिया बताते हैं। साथ ही में उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि इसे कोई रोक भी नहीं सकता है, क्योंकि यह देश की यात्रा है। इस दौरान लोगों की समस्याओं सुनी जाएगी। बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु से कर्नाटक पहुंच चुकी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अनुसार इस यात्रा के जरिए कर्नाटक की जनता जिन समस्याओं को सामना कर रही है उसको लाया जाएगा और इस यात्रा को आम जनता से जुड़े एकमात्र विकल्प बताते हुए राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र में अनेकों संस्थान है, मीडिया और संसद भी है, लेकिन ये सब विपक्ष के लिए चुप है। मीडिया हमारी नहीं सुनते। इस हालात में हमारे पास एकमात्र विकल्प है कि भारत जोड़ो यात्रा, इसे कोई नहीं रोक सकता। राहुल ने कहा कि यह भारत की यात्रा है और देश की जनता की आवाज सुनने के लिए यह निकाली जा रही है। स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता, सिविल सोसाइटी के चैंपियंस, कांग्रेस के प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। ಚಾಮರಾಜನಗರದ ನಾಗರಿಕ ಬಂಧುಗಳೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರೇ, ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರೇ,
ಹಾಗೂ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರೇ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये भारत जोड़ो यात्रा चलेगी। ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರವರೆಗೂ ಸಹ ಈ ಭಾರತ್ ಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ। इसका लक्ष्य जो बीजेपी की विचारधारा, आरएसएस की विचारधारा देश में नफरत फैला रही है, हिंसा फैला रही है, उसके सामने खड़ा होने का है। ಇದರ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ನ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ ದ್ವೇಷವನ್ನ ಸಾರ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ। ये यात्रा संविधान की रक्षा की यात्रा है। ಈ ಯಾತ್ರೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಯಾತ್ರೆ। ये जो हमारा तिरंगा है, कॉन्स्टिट्यूशन के बिना इस तिरंगे का कोई मतलब नहीं है। ये ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಏನಿದೆ, ಈ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜಕ್ಕೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ। इस यात्रा में हम सुबह 6 बजे से शाम तक चलते हैं। ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಸಹ ನಾವು ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ। कभी बारिश होती है, धूप होती है, हम चलते हैं। ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆ, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು, ಆದ್ರೇನೂ ಸಹ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದಿದ್ದೀವಿ। और मैं सिर्फ अकेला नहीं चलता हूं, लाखों लोग साथ साथ चलते हैं। ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹುರುಪನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ। इस यात्रा में आपको नफरत, हिंसा, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ, ಹಿಂಸೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को भारत तोड़ने, गोली मारो हिंसक नारा देने वाला और गोडसेवादी बता दिया। कहा कि युवा सांसद ने बेरोजगारी दी है, बेरोजगारी व महंगाई को लेकर वह जनता को जवाब दे। भाजपा की आपसी लड़ाई का खामियाजाना जनता को भुगतना पड़ सकता है। कहा कि अवैध रेत का कारोबार ऊना में भाजपा के कमीशन का खेल है, इस पूरे मामले में नतीजा शून्य रहेगा। 2024 में देश में कांग्रेस की सरकार आएगी और अग्निपथ योजनाओं को बंद कर देंगे, 2.5 लाख खाली पद भरेंगे। उन्होंने आपको भाजपा की बी टीम बताया। कहा कि भाजपा के ऑफर के बावजूद कांग्रेस पर आस्था जताते हुए वापस इसमें शामिल हुई है। कहा कि भाजपा बौखलाई हुई है और ईडी के सीबीआई के दम पर चुनाव में उतरने का प्रयास कर रही है। कहा कि जनता सब जानती है और हिमाचल में कांग्रेस मजबूती से काम कर रही है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। देश दुनिया की खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।